हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड के फेमस एसे अ स्टडी ऑफ पोएट्री को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस एसे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमें बताया है कि एक अच्छी पोएट्री के क्या लक्षण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी पोएट्री अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस एसे की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आर्नोल्ड कहते हैं कि जो पोएट्री की कला होती है उसका बहुत ही एक ऊंचा नसीब होता है। He says that we should understand the worth of poetry। तो वो कहते हैं कि कोई पोएट्री किस लायक है, किस काबिल है, ये हमें समझना अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि पोएट्री के ज़रिए ही हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि पोएट्री ही लाइफ का मिरर होती है। वो कहते हैं कि पोएट्री एक लाइफ का क्रिटिसिज्म है, यानी अगर हमें ज़िंदगी को समझना है तो पोएट्री को समझना होगा, यानी कि पोएट्री बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से वो प्लेटो के एक्यूजेशन को रिफ्यूट करते हैं, यानी मना करते हैं, जब प्लेटो ने कहा था कि पोएट्री अच्छी चीज़ नहीं होती और जो पोएट्स होते हैं वो झूठे लोग होते हैं। इस बात को सरासर नकारते हुए मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइफ की तरह, और लाइफ में इसीलिए पोएट्री का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो वो कहते हैं कि जब तक समय रहेगा, जब तक टाइम रहेगा, तब तक इंसान जो है वो पोएट्री में शांति ढूंढता रहेगा। आर्नोल्ड आर्ग्यूज दैट पोएट्री इज अ यूनिकली एक्सेलेंट आर्ट। तो आर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री एक बहुत ही अच्छा आर्ट है, और इसीलिए जो पोएट्री पढ़ने वाले रीडर्स हैं उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए पोएट्री में जिससे कोई भी पोएट्री महान बनती है। हमें ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि एक पोएम का ट्रू वर्थ क्या है, उसकी हमें पता चलना चाहिए कि उसकी अच्छी पहचान क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि एक पोएट्री अच्छी है और दूसरी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमें पोएम का ट्रू वर्थ पता करना है तो उसका ये तरीका है कि हम सबसे पहले फॉल्स एस्टिमेट्स का पता करें, यानी वो कौन सी ऐसी झूठी चीज़ें हैं जो पोएम में नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये पता कर लेंगे, यानी फॉल्स एस्टिमेट्स पता कर लेंगे, तो हमें ट्रू एस्टिमेट अपने आप पता चल जाएगा। इस ट्रू एस्टिमेट को रियल एस्टिमेट कहा जाता है, और फॉल्स एस्टिमेट्स वो बता रहे हैं कौन से होते हैं। फॉल्स एस्टिमेट्स होते हैं एक पोएम का हिस्टोरिक एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, द रियल एस्टिमेट इज ओनली ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ अ पोएम्स वैल्यू। तो वो कहते हैं कि एक पोएम की वैल्यू को जो सही मायने देता है वो उसका रियल एस्टिमेट ही होता है, हिस्टोरिक एस्टिमेट या पर्सनल एस्टिमेट नहीं होता। He also insists that the real estimate determines whether or not a poem belongs to the highest echelon of poetry। तो वो बताते हैं कि एक रियल एस्टिमेट के ज़रिए ही हम बता सकते हैं कि वो पोएम सबसे ज़्यादा अच्छी है भी, हाईएस्ट एचलॉन पे है भी या नहीं है। यही वो रीज़न होना चाहिए कि हमें उस पोएट्री को पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब वो बता रहे हैं कि फॉल्स एस्टिमेट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला फॉल्स एस्टिमेट है वो है हिस्टोरिक एस्टिमेट। हिस्टोरिक एस्टिमेट का मतलब होता है कि किसी भी पोएम को जब लिखा गया है तो क्या उसके साथ कोई हिस्टोरिकल प्लेस जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमारे लिए वो पोएम इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि हमारे लिए वो हिस्टोरिकल प्लेस इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हम बायस्ड हो गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। Historic estimate of a poem comes from its importance as a historical object. For example, this estimate is tied to the poem's place in the development of a language, a poetic movement or various historical events। तो अगर वो पोएम किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में है या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में या मूवमेंट के बारे में है, तो अपने आप रीडर के अंदर कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है, वो बायस्ड हो जाता है, और वो पोएम फिर चाहे कैसी भी हो लेकिन उस आदमी को अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वो पोएम उसकी जगह से रिलेटेड होती है, उस हिस्टोरिकल जगह से रिलेटेड होती है जहाँ से वो आदमी आता है, जहाँ को वो बिलोंग करता है। आर्नोल्ड मेक्स इट क्लियर दैट वॉट एवर वर्च्यूज अटैच टू दिस हिस्टोरिकल एस्टिमेट इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रियल एस्टिमेट। तो आर्नोल्ड कहते हैं कि हमें हिस्टोरिक एस्टिमेट को अलग रखना चाहिए, अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी उस पोएम के
असली गुणों को नहीं समझ पाएंगे। लाइकवाइज द पर्सनल एस्टिमेट कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस। इसी तरीके से वो कहते हैं कि हमारे अंदर पर्सनल इंडिविजुअल टेस्टेस और प्रेफरेंसेस भी नहीं आने चाहिए जब हम किसी पोएम को आंक रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। यानी अगर हमारे पर्सनल बायस्ड चॉइसेस के हिसाब से हम किसी पोएम को लेंगे तो फिर हम उस पोएम का रियल एस्टिमेट नहीं नाप पाएंगे। सो वो कहते हैं हमें अपने पर्सनल टेस्टेस और प्रेफरेंसेस को भी दूर रखना चाहिए। दिस एस्टिमेट इज टाइड टू द रीडर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। Considerations that Arnold thinks must, like the historic estimate, be divorced from the kind of considerations। तो वो कहते हैं कि historical estimate की तरह personal estimate को भी हमें divorce करना चाहिए, यानी अलग रखना चाहिए जब भी हम किसी पोएम के real estimate को निकाल रहे होते हैं। और फिर वो हमें एक एग्जाम्पल देते हैं स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स का। रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटिश पोएट हैं और ऑब्वियसली इसीलिए स्कॉटलैंड के लोगों के लिए उनकी सारी ही पोएम्स बहुत ज़्यादा डियर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खास हो जाती हैं, फिर चाहे वो पोएम्स कैसी भी हों। वो कहते हैं कि रॉबर्ट बर्न्स की जो पोएम्स हैं वो हाईएस्ट एचलॉन ऑफ ग्रेटनेस हासिल नहीं कर पाई हैं, मतलब वो उतनी भी खास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो स्कॉटलैंड के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होंगी, इसीलिए क्योंकि वो स्कॉटलैंड के पोएट हैं इसलिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अलग रखना चाहिए, हिस्टोरिक एस्टिमेट को अलग रखना चाहिए, तभी हम किसी पोएम के रियल एस्टिमेट को जान पाएंगे। बट आर्नोल्ड सेज दैट इट इज़ नेचुरल। तो वो कहते हैं कि ये बहुत नेचुरल चीज़ है किसी भी इंसान के लिए कि जब वो कुछ भी पढ़ता है तो वो अपने आप ही उसके दिमाग में वो हिस्टोरिकल एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट उसके दिमाग में आ ही जाती है। द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पोइट्री एंड इट्स डेवलपमेंट ऑफन लीड्स टू द क्रिटिक स्किपिंग ओवर द शॉर्टकमिंग्स। तो जब भी जो क्रिटिक है यानी जो पढ़ रहा है, रीडर है उस पोएम का, वो जब भी उस पोइट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान जाएगा तो वो उसकी जो कमियां है उसको स्किप कर जाता है और यही गलत चीज़ हो जाती है और फिर हम रियल एस्टिमेट तक नहीं आ पाते। हिस्टोरिकल एस्टिमेट रेजेस पोइट्री टू अ हाई पेडेस्टल। तो जो हिस्टोरिक एस्टिमेट है, जब हम उस पोएम की हिस्ट्री के बारे में सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पोएम को एक ऊंचा दर्जा दे बैठते हैं और इस तरीके से उसकी कमियों को भाप नहीं पाते। इट इज़ द हिस्टोरिकल एस्टिमेट दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ क्लासिक्स। उस हिस्टोरिक एस्टिमेट के कारण ही क्लासिक्स बनते हैं और जो पोएट है वो एकदम भगवान जैसा दर्जा हमारी आंखों में पा जाता है, फिर चाहे उस पोएम में कितनी भी कमियां हो। आर्नोल्ड सेज दैट इफ अ पोएट इज ट्रूली अ क्लासिक, हिज पोएट्री विल गिव द रीडर रियल प्लेजर। तो आर्नोल्ड कहते हैं कि अगर एक पोएट वाकई में एक अच्छा पोएट है और उसकी पोएट्री अच्छी है तो उसकी पोएट्री से अपने आप रीडर को रियल प्लेजर मिलेगा और उसी कारण से उसकी जो पोएट्री है वो अपने आप हाईएस्ट हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। इस तरीके से हम उस पोइट्री को कंपेयर कर पाएंगे दूसरी पोइट्री से जो हाई स्टैंडर्ड की नहीं है। दिस अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड इज द रियल एस्टिमेट ऑफ पोइट्री। पोइट्री का सही एस्टिमेट लगाने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। Thus Arnold appeals to his readers to read classics with an open eye and not be blind to its faults। इसीलिए आर्नोल्ड कहते हैं रीडर्स को कि हमें क्लासिक्स को एक खुली आंखों से पढ़ना चाहिए और उसके जो फॉल्ट्स हैं, उसकी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनकी तरफ हमें अंधा नहीं होना चाहिए। What then decides the real estimate of a poem's value? तो किसी भी पोएम की जो वैल्यू है उसका रियल एस्टिमेट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसा अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर्नोल्ड और उसका आंसर भी बताते हुए वो कह रहे हैं, इन एडिशन टू टिपिकल पोएटिक वर्च्यूज सच एज ब्यूटी, रिदम एंड इन्वेंटिवनेस, आर्नोल्ड डिस्क्राइब्स एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट कैरेक्टराइजेस पोएम्स ऑफ द हाईएस्ट वर्थ एंड दैट रीडर्स मस्ट लर्न टू रिकग्नाइज। तो वो कहते हैं कि किसी भी पोएम की जो वर्च्यूज होती हैं, जैसे कि उसका रिदम, उसका राइम स्कीम, उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह यूज़ हुए हैं, उसकी जो ब्यूटी है, इन सारे फीचर्स के साथ साथ एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो किसी पोएम को वाकई में ख़ास बनाता है, वो है उसकी हाईएस्ट वर्थ, यानी कि उसमें कोई ना कोई सीरियसनेस होनी चाहिए, हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, यानी वो जो पोएम है हमें कोई वैल्यूज सिखा रही होनी चाहिए,
हमें कुछ अच्छा सिखा रही होनी चाहिए जिंदगी के बारे में, तब ही हम कह सकते हैं कि वो पोएम वाकई में खास है। आर्नोल्ड ट्रेसेस इस कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सीरियसनेस टू एरिस्टोटल। तो वो इस हाई सीरियसनेस का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे, उसे बताते हुए वो एरिस्टोटल के बारे में बताते हैं, who valued poetry over history for its higher truth and a higher seriousness। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री हिस्ट्री से भी बढ़कर होती है, क्योंकि पोइट्री में एक हायर ट्रूथ और एक हायर सीरियसनेस होती है जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी मिसिंग है। आर्नोल्ड इज समवॉट वेग अबाउट व्हाट दिस हाई सीरियसनेस कंसिस्ट ऑफ, बट इट इज क्लियर फ्रॉम एन एग्जाम्पल ही गिव्स फ्रॉम डांटे एलिगेरीज डिवाइन कॉमेडी that it involves treating the most important matters such as fate and free will with the gravity of a poet who really appreciates the significance of such themes। तो आर्नोल्ड हमें डायरेक्टली तो नहीं बता रहे कि ये हाई सीरियसनेस क्या होती है, लेकिन इसे समझाते हुए वो हमें डांटे एलिगेरी के डिवाइन कॉमेडी का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि किसी पोएम को खास बनाने वाली जो चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, वो है उस पोएम में डिस्कस होना फेट का और फ्री विल का। यानी अगर उसमें नसीब और कॉन्शियंस, इस तरह की वैल्यूज़ का जिक्र होता है उस पोएम में, और हाई वैल्यूज़ डिस्कस हो रही हैं पोएम में, तो अपने आप ही वो पोएम खास हो जाती है। आर्नोल्ड्स टर्म फॉर द वे अ पोएट अप्रोचेस सच थिंग्स इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं कि जब एक पोएट इस तरह की पोएम लिखता है, मतलब वो वाकई में हमें जिंदगी के बारे में कुछ सिखा रहा है। द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन द वर्क ऑफ ए ह्यूमरस पोएट लाइक चौसर और अ प्रोसाइक पोएट लाइक ड्राइडन, आर्नोल्ड आर्ग्यूज डज नॉट हैव द हाई सीरियसनेस। तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जो पोएट हैं जैसे चौसर हैं या ड्राइडन हैं, उनकी जो पोएम्स हैं वो ह्यूमरस हैं, कॉमिकल हैं, और इसीलिए उनमें कोई हाई सीरियसनेस नहीं है, जैसा कि डांटे, होमर, शेक्सपियर या मिल्टन की पोएम्स में पाया जाता है। Indeed, the way to arrive at the real estimate of a poem is to constantly compare a given poem to the work of these poets। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी पोएम को वाकई में समझना चाहते हैं कि वो खास है भी या नहीं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम इन पोएट्स की पोएम के साथ उस पोएम को कंपेयर करें। यानी होमर, शेक्सपियर, मिल्टन वगैरह की पोएम से हमें उस पोएम को कंपेयर करके देखना चाहिए और फिर चेक करना चाहिए कि वाकई में उसमें कोई हाई सीरियसनेस है भी या नहीं। अ प्रोसीजर दैट आर्नल्ड डेमोन्स्ट्रेट्स इन हिज एसे। तो इस प्रोसीजर को वो एग्जाम्पल देकर हमें बता रहे हैं कि अगर वो मैच होता है डांटे, होमर, शेक्सपियर और मिल्टन के हाई सीरियसनेस से, तब हम कह सकते हैं कि वो जो पोइट्री है वो फर्स्ट रैंक की है और अच्छी है। और अगर वो कंपेरेबल नहीं है, हम नहीं कंपेयर कर सकते उन पोइट से, तो फिर उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन आर्नोल्ड मूव्स ऑन टू स्पीक अबाउट बायरन, शेली एंड वर्ड्सवर्थ। उसके बाद वो बायरन, शेली और वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि वो किसी भी तरह का जजमेंट नहीं देना चाहते उनकी पोइट्री के बारे में, इसीलिए क्योंकि वो जो पोइट्स हैं वो उन्हीं के टाइम के पोइट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। वो पर्सनली पैशनेट हैं इन सारे कंटेम्प्रेरी पोइट्स के बारे में, और इसीलिए वो कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर से वो बायस्ड हो जाएंगे, उसमें उनका पर्सनल एस्टिमेट आ जाएगा। आर्नोल्ड क्लोजेस हिज एसे बाय रिटर्निंग टू द प्रेडिक्शन he made in the beginning, poetry's high destiny in human affairs will ensure that it never fades or perishes। तो वो अपने ऐसे को क्लोज करते हुए कहते हैं कि पोइट्री का जो नसीब है वो बहुत ऊंचा है और इंसान कभी भी पोइट्री को भूलने वाला नहीं है, इसीलिए पोएम्स जो हैं वो कभी भी फेड नहीं होंगी, पेरिश, खत्म नहीं होंगी। एंड इट सीम्स एट टाइम्स दैट सोसाइटी टर्न्स अवे फ्रॉम पोइट्री, दिस इज ओनली टेम्पररी। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा कभी होगा भी कि सोसाइटी पोइट्री से अलग हो जाए, तो वो बस बहुत ही कम समय के लिए होगा। सिंस ह्यूमन बींग्स विल ऑलवेज रिटर्न टू पोइट्री इन टाइम्स ऑफ ग्रेट नीड, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब ह्यूमन बींग्स हमेशा पोइट्री के पास आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से इस ऐसे की समरी का अंत हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमें बताया है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी पोइट्री वाकई में खास होती है और कौन सी नहीं होती है। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।